तो मार्क्स का हम सारा काम कर रहे थे। पहली चीज़ है मार्क्स की वो हमने देख ली है करीब करीब। थोड़ा से उसी को रिवाइज करना हो तो कर दें, लेकिन तो पहली चीज़ है हमारी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इस पर हमने विचार कर लिया कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो फिलॉसफी है वो मार्क्स ने जर्मन फिलॉसफी से ली हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मार्क्स पे बड़े इन्फ्लुएंस हैं। तो डायलेक्टिकल फिलॉसफी का हमने वर्णन किया है, कर भी चुके हैं थोड़ा सा। उसी को सारांश में ये है कि मार्क्स कहते हैं कि जो प्राइमल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स है वो मैटर है, और ये मैटर हॉब्स की तरह मैटर नहीं है या न्यूटन की तरह मैटर नहीं है जो इनर्ट हो। न्यूटन का क्लासिकल मटेरियलिज्म जो है उसमें मैटर बिल्कुल इनर्ट है, इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया चलता है। मैटर की जो गति है, मैटर की जो स्थिति है, उसको चेंज करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगानी पड़ेगी तब वो गति में आएगा मैटर। मार्क्स इस चीज़ को नहीं मानते, क्लासिकल मटेरियलिज्म को। मार्क्स कहते हैं गति, मोशन जो है वो मैटर के अंदर इनहेरेंट है, और वही चेंज का सारा कारण है, उसी से चेंज हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। तो पहली चीज़ सबसे बड़ी है कि प्राइमल स्टफ जो है वो अपने गुरु की तरह, हेगल की तरह अध्यात्म नहीं मानते, वो मैटर को मानते हैं। और मैटर का भी हम सारा मटेरियलिज्म के बारे में कर ही चुके हैं। थोड़ा सा उसको कर दें कि ये मैटर जो है अनक्रिएटेड है, इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया और कोई इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। न्यूटन को ज़रूरत पड़ी थी कि जो सबसे पहले मैटर जो था, जब वो इनर्शिया में था, लॉ ऑफ इनर्शिया चलता था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओ, अगर उसको रोकना है तब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओ। तो मार्क्स ने इसको छोड़ करके उसने कहा कि अगर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे तो आपको न्यूटन की तरह गॉड मानना पड़ेगा। न्यूटन ने कहा गॉड मूव्ड द यूनिवर्स एंड एग्जॉस्टेड। इतनी बड़ी मैटर की जो क्वांटिटी है उसको मूव करने के लिए कोई इतनी बड़ी शक्ति चाहिए, तो उसे गॉड एज्यूम करना पड़ा। लेकिन गॉड को उन्होंने एज्यूम करके कर दिया कि गॉड ने एक बार अब मैटर को हिला दिया है और गॉड अब थक गया है इतने बड़े मैटर को हिलाते हुए, एग्जॉस्ट हो गया है। अब जब कभी इसको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी पता नहीं वो प्रलय हो या क्या हो, तो उस समय फिर गॉड को जगाना पड़ेगा कि रोको इसको, मैटर को। तो मार्क्स कहता है ये सुपरफ्लुअस एजम्पशन इसलिए लानी पड़ी न्यूटन को कि उसने मैटर में देखा कि मोशन जो है मैटर के अंदर ही है, कोई बाहर की शक्ति की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि सारा जो प्रोसेस चल रहा है, इवोल्यूशन का प्रोसेस जो चल रहा है, वो सारा प्रोसेस मैटर में ही डायलेक्टिकल तरीके से चला है। डायलेक्टिकल लॉ हम पहले ही कर ही चुके हैं, उनको दोबारा रिवाइज करना है। 3 लॉ हैं डायलेक्टिकल के, कि सारा संसार जो है वो यूनियन ऑफ द आइडेंटिकल अपोजिट्स है, नेगेशन ऑफ द नेगेशन होती है, और जब बहुत सारी क्वांटिटी एक जगह इकट्ठी हो जाती है किसी चीज़ की तो क्वालिटी में परिवर्तित हो जाती है। नहीं, ये हम पहले ही लॉ सारे देख चुके हैं। तो मार्क्स का मटेरियलिज्म जो है इस तरह चला। मार्क्स ने इसलिए क्लासिकल मटेरियलिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब जो लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को नहीं समझते वो भी कहते हैं मार्क्स मटेरियलिस्ट था। मार्क्स ने मटेरियलिज्म का बहुत कंडेम किया है। न्यूटन का भी मटेरियलिज्म, मेल ब्रांचे का मटेरियलिज्म जो फ्रांस का मटेरियलिज्म था, और मटेरियलिज्म के आधार पर जो जो मटेरियलिज्म था, उस मैकेनिकल मटेरियलिज्म को इसने बिल्कुल कंडेम। जितना इसने अध्यात्मवाद को कंडेम किया है उतना ही मैकेनिकल मटेरियलिज्म को किया। अब आम लोग नहीं समझ पाते, जो मार्क्स के भी फॉलोअर हैं और मार्क्स को मानने वाले अपने आप को कहते हैं, वो भी नहीं जानते कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में और क्लासिकल या मैकेनिकल मटेरियलिज्म में क्या अंतर है। और जो क्लासिकल मटेरियलिज्म वाले थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था संसार के इवोल्यूशन को एक मैथमेटिकल तरीके से, यानी लीनियर चल रहा है इवोल्यूशन,
वो था डार्विन। मार्क्स ने डार्विन को भी खूब कर, वो हम पहले ही हमने कर चुकी बात कि डार्विन से मार्क्स पहले बड़े प्रभावित थे। इसलिए प्रभावित थे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो मार्क्स को बड़ी अच्छी लगी। कहते यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल हो रही है एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन जब उन्होंने डार्विन को डीपली पढ़ा तो उन्होंने कहा इसने तो नाश मार दिया सारा मैकेनिज्म का। इसने तो जब सारी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही का नाश मार दिया कि हायर कैटेगरी जो होती हैं वही लोअर कैटेगरी का ही हायर लेवल पर एक्सप्लेन कर रही हैं। आदमी के अंदर बंदर जैसे जानवरों जैसे सारे गुण होंगे। हायर कैटेगरी सिंथेसिस होती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये कहता है कि थीसिस को एंटी थीसिस जब काटती है तो उसके बाद दोनों की सिंथेसिस होती है। वो सिंथेसिस कोई हायर चीज़ होती है और वो ज़्यादा सूक्ष्म होती है पहले वाली से। सारा इवोल्यूशन मार्क्स कह रहा है कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। पहले बिल्कुल सिंपल कण से चीज़ें, अब वो थीसिस बनी, फिर और थीसिस बनी। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा मैन में आई है, रीज़न जिसे कहते हैं, वो लोअर एनिमल में नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो लोअर एनिमल का और आदमी का अंतर डार्विन भूल गए। हायर कैटेगरी को दोनों डार्विन को रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल मार्क्स ने कहा इसको रिजेक्ट करो। तो मार्क्स ने कहा कि जब मैटर इवॉल्व होता है तो फाइनल होते होते शुरू में बिल्कुल जड़ था, उसके बाद पौधे हुए, पौधों के बाद कीड़े हुए, उसके बाद तो फाइन चीज़ें होती चली गई और आदमी जो है वो फाइनेस्ट लेवल पर आ गया। इस लेवल पर आ गया जहाँ इस फाइनेस्ट लेवल को, मैटर का जो फाइनेस्ट बिल्कुल सूक्ष्म लेवल है, इसी को हम माइंड कहते हैं। और रिलीजियस लोग इसको धोखे से समझ जाते हैं कि कोई आत्मा नाम की चीज़ है। ये आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। मैटर का जो इवोल्यूशन कई लाख साल से चल रहा है वो फाइनल होते होते अब बिल्कुल फाइनल होकर आ गया। वो फाइनल वाली चीज़ जो है वो रीज़न कहलाती है। और ये रीज़न जो है यही तो सारा, इसी रीज़न को लोग जो है कह देते हैं जब रीज़न शार्प हो जाता है तो ये विवेक बन जाता है। लोग विवेक को अलग चीज़ मानते हैं। रीज़न अलग है, विजडम अलग है। रीज़न और विजडम एक ही चीज़ है। विजडम रीज़न का रिफाइंड फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो इसलिए सारी की सारी इसको लोग आत्मा कहने लगते हैं। तो इस तरह से मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के द्वारा, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं काफ़ी, आज तो हमने सिर्फ इसको रिपीट किया है थोड़ा सा, क्योंकि बीच में कल हमारे विकास जी जो थे वो कुछ आनंद मनाने के लिए चले गए थे, तो हमने कहा ज़रा इसको आज रिपीट कर दो, तो रिपीट कर दिया।